नमस्कार। आप सत प्रयास शुरू कर चुके हैं। अब सुनिए समाचार। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 1409 नए मामले सामने आए हैं और 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के मामले 21,000 के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 21,393 हो गई है। वहीं देश में अब तक 681 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 4,258 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। जहां हर रोज सुबह कोरोना के नए मरीजों के जुड़ने और इससे होने वाली मौतों की खबर आती है, वहीं से एक सुकून देने वाली खबर भी आ रही है। देश में कुल 32 राज्यों में से 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा कोरोना वायरस मुक्त हो गए हैं। इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तो आए थे, लेकिन अब एक भी पॉजिटिव केस इन राज्यों में नहीं है। वहीं नागालैंड, सिक्किम, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली और लक्षद्वीप 5 ऐसे भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें अभी तक एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। अन्य राज्यों की बात करें तो 7 राज्यों से करीब 79% मामले कोरोना के हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मामलों वाले 3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से करीब 48% मामले हैं। 7 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों में आंकड़ा 4 डिजिट में यानी 1000 से ज़्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनोम घेब्रियस ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। यह चेतावनी देते हुए कि कई देश अभी भी महामारी से निपटने के शुरुआती चरण में ही हैं। टेड्रोस ने कहा कि कुछ देशों ने सोचा था कि वे घातक बीमारी को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। लोग ठीक होकर दोबारा बीमार हो रहे हैं, जबकि अफ्रीका और अमेरिका में मामलों की संख्या बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख के अनुसार कोरोना वायरस महामारी को 30 जनवरी को वैश्विक आपातकाल घोषित किया गया था, ताकि देशों को अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने और योजना बनाने के लिए समय दिया जा सके। देश में कोरोना की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये उनकी तीसरी बातचीत होगी। देश में पहले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे बाद में 3 मई तक बढ़ा दिया गया। पीएम की राज्यों के सीएम के साथ यह वीडियो कॉन्फ्रेंस सोमवार सुबह 10 बजे शुरू होगी। अब लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने को है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 पर राज्य की हालत को लेकर उनसे चर्चा करेंगे और अगले कदमों के बारे में राज्यों का सुझाव जान सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है। अध्यादेश के अनुसार अगर इस मामले में किसी को दोषी पाया गया तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला किया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में अमेंडमेंट को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा करना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके तहत 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 22 और 23 अप्रैल को सुरक्षाकर्मियों पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों के साथ गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक के बाद इस विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी पर मुंबई में उनके घर के करीब हमला हुआ है। इस हमले का आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है। देर रात उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और यह आरोप लगाया। अर्णव ने दावा किया कि जब वो मुंबई के ऑफिस से घर लौट रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने उन पर हमला किया। ताज़ा खबरों के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल अर्णव गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अर्णव की भाषा को लेकर सवाल उठाए हैं। अर्णव ने अपने शो में कहा था, अगर किसी मौलवी या पादरी की इस तरह से हत्या हुई होती तो क्या मीडिया, सेकुलर गैंग और राजनीतिक दल आज शांत होते? अगर पादरियों की हत्या हुई होती तो क्या इटली वाली एंटोनियो माइनो यानी कि इटली वाली सोनिया गांधी आज चुप रहती?
दरअसल इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने एक डिबेट के दौरान किया था, जिसमें वो पालघर में साधुओं पर हुए हमले की चर्चा कर रहे थे। जहां एक और सरकार और उससे जुड़े हुए लोगों का मानना है कि देश में हालात काफ़ी सुखद हैं और ख़ास तौर पर मीडिया की आज़ादी को लेकर वो लोग आश्वस्त हैं, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण पर आपका ध्यान खींचते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के मुताबिक साल 2019 में भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि साल 2018 में पत्रकारों की हत्या के 6 मामले सामने आए थे। ऐसे में भारत में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर स्थिति में सुधार नजर आता है। हालांकि रिपोर्ट इस बात का जिक्र भी करती है कि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू भी लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लगातार प्रेस की आज़ादी का उल्लंघन हुआ है। यहाँ पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस ने हिंसात्मक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और साथ ही आपराधिक समूहों, भ्रष्ट अधिकारियों और द्वारा विद्रोह भड़काने का काम किया गया। अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो हालात वहाँ भी ठीक नहीं है मीडिया के लिए। एक और जहाँ भारत 2 पायदान खिसक कर 142वें नंबर पर पहुँच गया है, वहीं पाकिस्तान 3 पायदान नीचे पहुँच गया है। 3 स्थान के नुकसान के साथ ही पाकिस्तान 145वें स्थान पर आ गया है, जबकि बांग्लादेश को भी 1 स्थान का नुकसान हुआ है और बांग्लादेश सूची में 151वें स्थान पर है। आज के लिए बस इतना ही। आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी रखिए। धन्यवाद।